हिंदी के दूसरे पार्ट में आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं विष के दांत। ठीक है, पहला पार्ट पढ़ा चुके हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो आप जाके उस वीडियो को देख लें। इस मतलब वीडियो में मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। आगे देखिए, ये पाठ 2 है विष के दांत, लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। आप लोग पता है इसका लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। काफी अच्छा कहानी है और ये समझिए कि नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा बहुत सारा लिखा गया, उपन्यास लिखा गया, रचनाएं लिखा गया और उसी में से एक छोटी सी एक कहानी है विष के दांत। ठीक है, जानते हैं इधर आपको इसको लगभग हम वही 11, 12, 13, 14, 15 पॉइंट में इसको बनाया है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखेंगे। पहला है पॉइंट जन्म। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ बताइए? 18 फरवरी 1916। ठीक है, जन्म हो गया। इस कभी कभी डाल देता है एग्जाम में। दूसरा है स्थान, पटना बिहार और बदरघाट जगह है स्थान का नाम। ये भोजपुरी भाषी थे। भोजपुरी क्या थे? भाषी थे, यानी उनका भाषा भोजपुरी है। भोजपुरी पता है आप लोग को बिहार में बड़ा फेमस है भाषा। विषय, ये विषय दर्शन शास्त्र। आप लोग को पता है दर्शन शास्त्र को अंग्रेजी में फिलोसफी बोलते हैं। संस्कृत के भी विद्वान थे, बहुत ही अच्छा संस्कृत के विद्वान थे और दर्शन शास्त्र की उन्होंने पढ़ाई की थी। कौन पढ़ाई किया था? नलिन बिलोचन शर्मा। ये इंट्रोडक्शन जो मैं दे रहा हूं, मतलब जो भी है नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में है। ठीक है, पिता का नाम, इनके पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। माइंड में रखिएगा, पिता का नाम क्या है? पंडित रामावतार शर्मा। ये पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है। आगे देखिए, माता थी जिनका नाम था रत्नावली शर्मा, रत्नावती शर्मा, रत्नावली नहीं रत्नावती शर्मा। ठीक है। 7वां नंबर, प्राथमिक शिक्षा। इनकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी, कॉलेजिस्ट स्कूल में। उसका नाम क्या था? कॉलेजिएट स्कूल। कॉलेजिएट, पटना के कॉलेजिएट एक स्कूल था, वहीं से नलिन बिलोचन शर्मा की प्राथमिक पढ़ाई हुई थी। आगे उन्होंने पढ़ाई करते हुए पटना विश्वविद्यालय, जैसे आपको पता है पटना विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस है बिहार का। पटना विश्वविद्यालय का एक अपना क्रेज है। ठीक है, आगे देखिए, पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में क्या किया? एमए किया। एमए समझते हैं? मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी एमए की पढ़ाई, इसी को पीजी भी कहते हैं, उन्होंने किया। और मास्टर कोर्स उन्होंने कहां से किया? पटना विश्वविद्यालय से। किसमें? संस्कृत और हिंदी में। काफी मायने रखता है उस समय जिस हालात था 1916 के बाद का, वो काफी मतलब दयनीय स्थिति था। उस समय उन्होंने पढ़ाई किया इस विषय से, बड़ा कठिन से पढ़ाई किए थे वो आरा और रांची। आरा एक जगह है और रांची आप लोगों को पता है पहले बिहार में था। 2000 ईस्वी में जब झारखंड हटा तब रांची क्या बना? राजधानी बना, नहीं तो बिहार का ही अंग था। तो रांची विश्वविद्यालय से अंत में उन्होंने क्या किया? आरा और रांची विश्वविद्यालय दोनों में वो, और पटना में भी प्रधानाध्यापक है। प्रधानाध्यापक समझते हैं? जिसको हम अंग्रेजी में एचएम कहते हैं। क्या कहते हैं? एचएम। एचएम का मतलब होता है हेडमास्टर। ठीक है, हेडमास्टर रहे। 9 नंबर टॉपिक देखिए क्या है। सन 1959 में वो पटना विश्वविद्यालय, 1959 में पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के क्या थे? अध्यक्ष थे ही। उसी उपरांत उनका क्या हुआ? मृत्यु हो गया। क्या हो गया? मृत्यु हो गया। यानी पटना सन 1959 में वो पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहते हुए उनका मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के कारण क्या हुआ? निधन आपका 12 सितंबर को हुआ, 12 सितंबर 1961। और 1959 से वो क्या थे? वहां पे अध्यक्ष थे, यानी 2 साल वहां अध्यक्ष थे। उसी समय निधन हो गया उनका 12 सितंबर 1961 को। आगे देखिए यहाँ पे रचनाएं। रचनाएं मतलब कौन कौन सा पुस्तक उन्होंने लिखा। पहला था दृष्टिकोण। क्या था? दृष्टिकोण। दूसरा था साहित्य का इतिहास। दूसरा क्या था? साहित्य का। पहला दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास का दर्शन। ठीक है। और अगला था मानदंड। क्या था? मानदंड। 14 नंबर इसमें टॉपिक है कि 17 छोटी कहानियां लिखी थी, उसी में का एक था विष के दांत। ठीक है। और उन्होंने उपन्यास भी बहुत सारा लिखा था। तो विष के दांत लेखक नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा ये सब लिखा हुआ था। पात्र कुछ थे इसमें के। पात्र समझ रहे हैं? मतलब किसी भी कहानी का एक पात्र होता है। इस पात्र में पहला था सेन साहब। सेन साहब के बारे में आप लोग जैसे जान रहे हैं, बहुत सारा पढ़े भी हुए, लेकिन फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं कि आप एक भी नंबर ना छोड़ें, क्योंकि 10th क्लास में कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे संस्कृत, हिंदी, सोशल साइंस, ये सब सब्जेक्ट काफी मार्क्सफुल होता है, और मैथ्स,
लेकिन सबको बड़ा लाइन बाई लाइन, और सबसे पहले हमने हर क्लास में बताया है कि एक प्रश्न को एक बार पढ़ने से एक प्रश्न को 10 बार पढ़ना चाहिए। तो यही बताया जा रहा है। उपन्यास पात्र क्या है? सेन साहब। सेन साहब एक रईसी बौद्ध घमंडिया एक रहता था, एज ए, आप समझ रहे हैं कि एक पैसे वाला व्यक्ति रहता है, पूंजीपति रहता है। उसके पास उस जमाने की बात थी कि बहुत सारा एक कार रहता है उनके दरवाजे पे, महल रहता है, उनका अपना घर रहता है। तो आप समझ रहे हैं कि ड्राइवर आज के जमाने में वही रखता है, या कोई भी नौकर वही रखता था उस समय, जो बहुत पैसे वाला था। उसी में सेन साहब के 5 पुत्री थी और एक क्या था? पुत्र था। 5 पुत्री और एक क्या था? पुत्र था, बेटा था। उसके बाद सेन साहब के बारे में और कुछ है कि सेन साहब एक किरानी रखे हुए थे जिसका नाम क्या था? गिरधर नाम था। क्या था? गिरधर। सेन साहब का बेटा का नाम क्या था? खोखा या काशू नाम था। सेन साहब के बेटा का नाम क्या था? खोखा उसी को बोलते हैं और काशू उसी को बोलते हैं। गिरधर का बेटा जिसका नाम क्या था? मदन था। गिरधर के बेटा का क्या नाम था? मदन था। एक बार और रिपीट करेंगे पात्र पर। सेन साहब 5 पुत्री थी और एक बेटा था। सेन साहब का किरानी का नाम क्या था? गिरधर लाल था। सेन साहब का बेटा का नाम क्या था? खोखा या काशू था। गिरधर का बेटा का नाम क्या था? मदन था। अब आते हैं कहानी पे। सेन साहब शुरू से अपने बेटा को क्या बनाना चाहता था? इंजीनियर या बिजनेसमैन, जैसे आप लोग जानते हो। इंजीनियर क्या होता है? इंजीनियर एक टेक्निकल, आप लोगों को पता है, जैसे इंजीनियरिंग वही करता है। तो जब भी वो कुछ भी करता था, अगर कुछ नुकसान भी करता था, तो लगता यही था, किसको? सेन साहब को लगता था कि नहीं, मेरा बेटा क्या कर रहा है? कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है अनुसंधान, जैसे मतलब कोई खोज कर रहा है। और अगर किसी दूसरे के द्वारा कोई अगर गलतियां हो जाए तो उसको क्या करता था? आड़े हाथे लेते थे। जैसे कहानी, सेन साहब का एक बार ड्राइवर क्या था? बैठा हुआ था। ड्राइवर बैठा हुआ था और तब तक ये जो रहता है मदन, वो कार की तरफ आकर्षित होता है। छोटा सा बच्चा देखते हैं कि अब कोई गाड़ी देखता है, कुछ भी देखता है, तो उसके मन में यही होता है कि हम थोड़ा सा इसको छुए, स्पर्श करें। जैसे ही छूने का प्रयास करता है बार बार, तब तक उसका ड्राइवर क्या करता है? रोकता है और बोलता है कि तुम इसे क्या करो, मत छुओ या मत रोको। अब ये सब होने के बाद क्या होता है? सेन साहब को पता लगता है, उसके ड्राइवर से कहा सुनी होता है। किसके? मदन के माँ से। और इस तरह कहा सुनी होने के बाद ये क्या करता है? सेन साहब आके और गिरधर को बुलाता है, अपने किरानी को बुलाता है और बोलता है कि तुम जल्द से जल्द मेरा कमरा जिस रूम में रहते हो उसको खाली करो और तुम्हारी नौकरी भी गई। किस लिए? तो यहाँ कहानी में कुछ नहीं था। इस कहानी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ नहीं भी है। कहानी में यही है कि आप लोग को क्या लगता है कि जो उसका बेटा अगर कार छूने का प्रयास किया तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को नौकरी से आप निकाल दे। ठीक है, आगे कहानी में दिखाता है कि लिखा हुआ रहता है कहानी में कि गिरधर का बेटा मदन फिर उसी शाम, जिस दिन एक घटना हुई रहती है, लट्टू खेलते रहता है। अब गलियों में वहां पे रास्ते में लट्टू खेलता है। लट्टू समझते हैं गोला सा होता है जिसमें रस्सी बांधकर और फेंका जाता है, जो नाचता है। लट्टू खेलता है। लट्टू खेलने के क्रम में सेन साहब का जो बेटा जिसका नाम खोखा या काशू रहता है, वो भी जाता है उसमें खेलने। छोटा छोटा बच्चा रहता है, दोनों खेलने लगता है। खेलने खेलने में क्या होता है? आपस में लट्टू, मैं खेलूंगा। इसी में खोखा और मदन में झगड़ा होता है। झगड़ा में क्या करता है? मदन उसके 2 दांत तोड़ देते हैं और बहुत मारते हैं। मारने के बाद वो क्या करता है? डर जाता है। डरता इसलिए है कि मैंने अगर कार छुआ तो मेरे पिताजी को नौकरी से निकाल दिया गया, और मैं तो इस बार क्या किया हूं? उसका दांत तोड़ दिया हूं, तो मेरे साथ बहुत कुछ हो जाएगा। वो भागे भागे क्या करता है? रूम में आता है सहमे सहमे। और रूम में आने के बाद उसने क्या करता है कि खाना पहले खा लेता है। ठीक है, भोजन निकाल के खा लेता है और खाने के बाद क्या करता है कि फिर सहमे सहमे पैर जाने लगता है सोने। उस सोने के क्रम में तब तक उसका पैर क्या होता है? बर्तन से बच जाता है। बजने के बाद क्या होता है? उसका बेटा, उसके पिताजी जो थे, जग जाते हैं और अपने बेटा को जाके क्या बोलते हैं? शाबाश बेटा, तुमने अच्छा किया। हमने इतना दिनों से नौकरी करके भी उसके क्या हुए, मतलब दबाव में रहे, लेकिन तुमने तो आज एक ही बार में क्या हुआ? उसका 2 दांत तोड़ दिया। तो साहस की बात होती है। कोई अन्याय को बर्दाश्त करता है, कोई अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता है। तो इसीलिए
किसी को भी क्या होता है, देखिए कहानी जो भी हिंदी विषय में है बहुत ही अच्छा है। एक कहानी का सारांश यही है कि आदमी को तब तक बर्दाश्त करना चाहिए जब तक बर्दाश्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे के क्लास में फिर हम पढ़ेंगे तीसरे अध्याय में जो भी होगा। इसको अच्छे से आप क्या करिए, रोक के और अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय।